गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ 2, जो दूसरा टेस्ट सीरीज़ होगा। इसके पहले हमने कल आपको बताया था, पहले टेस्ट सीरीज़ के कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था, और आज हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज़ देखेंगे जो 1 to 5 के लिए है। तो आइए देखते हैं। उसमें हमने बताया था कि उसमें कुल 120 प्रश्नों का सेट है, लेकिन उसमें से 40 जो प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से हैं, और उसमें बाकी के जो 80 प्रश्न हैं वो आपके जीके और जीएस के हैं। तो उनमें से हम 41वां प्रश्न देखेंगे, यानी कि इसके पहले देखिए 40 तक तो एक रीजनिंग है, और देखिए 40वां प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। इसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे। अभी कल जो टेस्ट सीरीज 1 का जो हम लोगों ने जो देखा था प्रश्न पत्र को, तो अभी उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अभी उसको अपलोड नहीं किए हैं, उसको कर देंगे। और उसमें उसके टिक आउट के साथ उसका जो आंसर है उसमें उसको हम टिक कर देंगे, ताकि आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है जो जीके जीएस का है। 41वां प्रश्न है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, और सही जवाब इसका है सही जवाब है इसका सी, यानी कि सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ये जो है कि वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद है, कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। इस तरीके से इसका ये जवाब सी सही है इसमें, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 42 से है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज 2 है, और इसमें देखिए 42वां प्रश्न है। ये प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, उसके बाद भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, जिनको 1857 के क्रांति में क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना था, अपना इस आंदोलन के, या ये कहें कि इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए, तो उनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया। तो इनको रंगून भेजा गया था, यानी कि इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि बर्मा, जो कि बर्मा में एक जगह थी रंगून, उसको यहाँ पे रंगून भेज दिया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है इसका सी है, और इसी ऑप्शन डी है। और वहीं पे 1862 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि 1886, 1893 और 1906, यानी कि ये तीनों बार जो है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 में वो लाहौर में, और 1906 में कोलकाता में फिर जो है कि उसका अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सज़ा देकर बर्मा भेजा गया था। ये भी प्रश्न देखिए इतिहास से है, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 1924-25 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सज़ा देकर के बर्मा भेजा गया था। और इसका ऑप्शन इस तरीके से सही, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है। महात्मा गांधी ने इनमें से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये जानते होंगे आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही इसका जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू को बताना है कि जो पर्वतीय स्थल है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है। ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अरावली का एक हिस्सा है वो, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और अगला है जिब्राल्टर जलद मरुमध्य जो है वो किसको जोड़ता है। जो जिब्राल्टर जलद मरुमध्य है वो किसको जोड़ने का काम करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से इसका भी ऑप्शन सी सही है, यानी कि
ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब है, इसमें जो सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि इसका सही जवाब है राजस्थान। और राजस्थान में ये कहाँ है तो देख लीजिए, ये भादला कोई जगह है इसमें, वहाँ पे ये स्थित है राजस्थान में जो है, और इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 49वां प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी जो बांध है वो भागीरथी नदी पर बसा हुआ है, भागीरथी यानी कि बना हुआ है, इसका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा जो पश्चिम घाट के जो क्षेत्र हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। और सदाबहार वन का मतलब होता है कि जिस वन की पत्तियां सालों भर बनी रहती हैं, यानी कि सदाबहार उसका नाम ही है, हमेशा उसमें पत्तियां लगी रहती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में है। अगला प्रश्न लिख रहा होगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब इसका है, इसमें ए सही जवाब होगा, जनार्दन प्रसाद। भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है अजीत अगरकर, जो एक पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं भारत के। और इसमें अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। ये करंट का सब क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उज्बेकिस्तान जो है कि वो अभी हाल ही में उसका एक नए संविधान पर जो है कि उसने जनमत संग्रह कराया है। और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद और उसकी मुद्रा सोम है। और जब ये सोवियत संघ का विघटन हुआ था यानी कि 1991 में, तब जाकर के एक नया राष्ट्र बना था। यानी कि इसका मतलब है कि पहला ये जो है ये पहले देखा जाए तो सोवियत संघ का एक हिस्सा था। सोवियत संघ 25 दिसंबर और 1991 को उसका विघटन हो गया था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 54 है। इसमें अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि इसका ये संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन होगा। और इस तरीके से इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो बी सही है, यानी कि ईरान इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें 2023 का जो परेड हुआ था गणतंत्र दिवस के अवसर पे, तो बताना है कि किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही थी। तो इसमें उत्तराखंड की झांकी को सही बताया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 मार्च, इसका सही जवाब है। अब इसमें और भी जो ऑप्शन है उसके विषय में भी ज़रा देख लीजिए। 18 मार्च को अयोध्या निर्माण दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और जो 22 मार्च है, 22 मार्च को तो बिहार दिवस मनाया जाता है, ये सब आप जानते हैं। ये 18 मार्च जो है अयोध्या निर्माण दिवस, यानी कि जो गन फैक्ट्रियाँ हैं जो अयोध्या निर्माणियाँ हमारे यहाँ है जो कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करती हैं।
अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसमें सही जवाब है, इसका ऑप्शन है ए, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों द्वारा पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ये कह रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन है आगम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इसमें देखिए 60 प्रश्न है। 60वां प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1839 से 1842 तक ये चला था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और ये जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, ये भी याद रखने लायक बातें हैं। इस युद्ध के पीछे का जो कारण था कि ब्रिटेन और चीन में जो है कि व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का कोई मतलब ये प्रतिबंध का विरोध करना था, इसका मकसद था। और ब्रिटेन चीन में अफीम का व्यापार बढ़ा करके वहाँ के बाज़ारों में वो क्या करना चाहता था कि अपने अनुकूल उस बाज़ार को बनाना चाह रहा था, और जिसके चलते चीन और ब्रिटेन में ये लड़ाई हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है, इसमें इसका ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि उत्तर वैदिक काल को। और अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य, इसमें देखिए प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि 1680 इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो इसमें इसका सही जवाब है इसमें सी, यानी कि फैजी। और इसके विषय में आप कुछ जान लीजिए कि फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। और इसमें ये भी जानने लायक बातें हैं कि महाभारत के साथ साथ रामायण का अनुवाद फारसी में फैजी के निर्देशन में ही हुआ था। जहाँ तक बात करें तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसको रज्मनामा के नाम से जानते हैं। ऐसे महाभारत से जुड़ी हुई एक और इतिहास में प्रश्न है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना गया है, लेकिन जो अनुवाद महाभारत का फारसी में हुआ था उसे रज्मनामा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था में निम्न में से किसे भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया था? इसमें इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि रैयतवाड़ी इसका सही जवाब है। प्रश्न को एक बार फिर से देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से प्रश्न सीधा दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि आत्माराम पांडुरंग, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्री परिषद, यानी कि जो अष्टप्रधान में शिवाजी के चूँकि जो वहाँ की जो व्यवस्था थी तो उसमें 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था, और उसमें जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें हम सुमंत के नाम से जानते थे, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। जितने जो उस समय के राजवंश हुए जो राजा थे उनके सभी विभागों के मंत्रियों का नाम भी अलग अलग, चूँकि व्यवस्थाएं सभी राज्यों में हुआ करती थी, तो सभी जो शासकों के जो एक मंत्रिमंडल था तो उसमें सबका नाम अलग अलग होता था। सभी के मंत्रियों की संख्या अलग होती थी, तो उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो इसमें सही जवाब है ये, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना।
और अब अगला प्रश्न है कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है, बताना है कि बारी दोआब जो क्षेत्र है वो किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब है, इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि ब्यास और रावी नदी। और नेक्स्ट है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। तो गोदावरी डेल्टा जो है इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। इसमें देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका सही जवाब इसमें है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि भूटान के हिमालय श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से इसका उत्पत्ति हुआ है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ये सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद से जो दिहांग नदी है उसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये भी जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप जो है माजुली है वो भी स्थित है, असम में स्थित है वो। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा, यानी कि डोडा बेटा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब जानते हैं कि संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है। तो ये इसका जो जवाब है वो, यानी कि ये इसका सही जवाब है, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रावधान लाया गया था। और 74वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, समानता का अधिकार ये किस में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता के क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है। तो प्रश्न देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आप देख लीजिए इसमें वरीयता क्रम को बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन इसका है ए है, यानी कि सबसे उच्च क्रम पर जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है इसमें। और इसके बाद से अगला प्रश्न देखिए, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि M.A. अयंगर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ये बताना है कि किस प्रकार का जो बाजार होता है वो कीमतों को कंट्रोल करने में असमर्थ रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पूर्ण स्पर्धा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के बताना है कि किसका एक हिस्सा है। जो सेवा क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो सेवा क्षेत्र जो है वो इसमें या इसके जो तृतीयक जो है, जो थर्ड सेक्टर होता है उसका एक हिस्सा होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका सी सही है। ये सभी इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। और देखिए मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। ये प्रश्न कल भी मिला था, जो पहला जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रास्फीति जो है वो किस में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि मुद्रा की आपूर्ति की अधिकता से ये होता है। और अगला प्रश्न है कि 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन इसमें बी है, यानी कि 4 वर्गों में बांटा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक, इसमें देखिए अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है। इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं। औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है, व्यावसायिक, पूंजीवादी, समाजवादी या फिर आर्थिक। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। 82वां प्रश्न है, 82 नंबर देख लीजिए कि कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा कि किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना ये सुनामी से संबंधित नहीं है। बाकी के जो ये 3 ऑप्शन है ये सुनामी से संबंधित हैं कि महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है और इसके होने का मूल कारण भूकंप है और ये जापानी शब्द है। ये तीनों ही सही है और सुनामी से संबंधित हैं। अगला है कि 1931 में निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। और अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है। तो ये इसका ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि 7,517 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, इसका सही जवाब है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। इसमें देख लीजिए ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में 1968 में लगा था और उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। और उस समय जो है कि वो बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद ये कानूनगो, यानी कि इनका ऑप्शन इसका ये बी सही है। और 1968 में बिहार में सबसे पहले जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो सुखेत मॉडल है वो किस विषय से संबंधित हैं। बिहार के मधुबनी जिले से जो शुरू हुआ है तो ये इसका सही जवाब है कि ये गोबर बेच करके स्वच्छ ईंधन प्राप्त करना इसका ये लक्ष्य है और ये जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके चलते, इसके कारण या इसके द्वारा जैविक जो खेती है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये सुखेत मॉडल जो है कि प्रदूषण विषय से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था। तो इसमें ऑप्शन इसका ए सही है, 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथक नृत्य से के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हुए थे। तो इनका सही जवाब इसमें हो जाएगा कि ये लखनऊ घराने से जुड़े हुए थे। इनका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। आप देखिए बिरजू महाराज जो है कि इनकी मृत्यु 2022 में ही हुई है और बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के विषय में आप जानते होंगे कि ये एक सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे और इसमें बताना है कि 2001 में उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये इसका ऑप्शन इसमें है 90 का ए, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब इसका है बी, यानी कि जाइलम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है, यानी कि संवहनी संबंधी
परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कौन सा ऊर्जा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है, ऑक्जेलिक एसिड, तो जिसका प्राकृतिक स्रोत जो है कि टमाटर को माना जाता है। तो इसमें बताना है कि इसका स्रोत क्या है, तो टमाटर इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका भी सही है। और फिलहाल अभी आप टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड लेने का प्रयास ना करें, काफ़ी महंगा हो गया है। इस तरीके से आप जानते होंगे कि खट्टे जो दूध होते हैं, जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और इमली में जानते होंगे कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं सेब जो होता है उसमें सेब में मैलिक अम्ल। इस तरीके से देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है, इसमें बताना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसमें टेंडन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? ऑप्शन आपके सामने है और इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि अधिचर्म कोशिका। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र धातु कौन सी है? आधुनिक जो मॉडर्न जो ये आवर्त सारणी बनी है उसके बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी? गैर धातु पूछा है। तो इसमें ऑप्शन इसका डी सही है, यानी कि हाइड्रोजन। और अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ये कई प्रश्नों में मिल चुका है। प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग देख रहे थे, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या इसे क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष जो है कि खगोलीय दूरी को मापने का एक जो है कि ये कहें कि युक्ति है। और अगला प्रश्न है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, यानी कि संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ये सबसे ज़्यादा ऊष्माक्षेपी हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती हैं। एक होता है ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, मतलब एक समान है। इसमें दोनों जो है कि एक ऑप्शन में दो किया हुआ है कि, और उसमें बताना है कि इसमें से किसका जो एसआई मात्रक होता है वो एक समान होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई जो मात्रक होता है हम जानते हैं कि जूल होता है। बाकी सब में देख लीजिए, जो ऑप्शन है बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि दाब का पास्कल होता है। बल का न्यूटन, फिर दूरी का मात्रक उसमें मीटर हो जाता है। और जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, तो संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सब अलग अलग हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो जूल होता है वो एक समान है। मुंह का पीएच मान कितना होता है, जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? जो मनुष्य के मुख का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होता है, यानी कि 5.5 से कम। इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। ऑप्शन इसमें है, इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। और नेक्स्ट है कि इसमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन सही जवाब इसमें होगा, देखिए
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, शकरकंद का बेल। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाला जीव का उदाहरण कौन है? ऑप्शन आपके सामने, लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि म्यूकर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन इसका सही है इसमें सी, यानी कि बायोफोर्टिफिकेशन इसको कहते हैं। कॉलरा रोग किसके द्वारा होता है? जो कॉलरा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, कीटों के द्वारा या फिर टॉक्सिन के द्वारा? तो इसका सही जवाब इसमें है, सही जवाब हो जाएगा इसमें जो ए ऑप्शन है, यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनोड रे जो होता है, एनोड किरण, वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। और इस किरण का पता सबसे पहले गोल्डस्टीन ने लगाया था 1886 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो इसमें ऑप्शन है वसा, लिपिड्स और ग्लूकोज या फिर सेलुलोज। तो इसमें सही ऑप्शन है इसका सी, यानी कि ग्लूकोज। और नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा कि जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? देख लीजिए ऑप्शन, और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, तो वो जो है कि प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा जो होता है वो वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। अर्थात जो निशाचर पशु होते हैं जो रात में चलते हैं वो वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है। और अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इसमें सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, यानी कि साइटोलॉजी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और ये जो होती है जीव शरीर की सबसे जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। इसका ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पांचवी अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होती है? तो इसका ऑप्शन जो है वो देख लीजिए आपके सामने है, घनमूल, घन, वर्गमूल या फिर वर्ग। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि इसमें वर्ग होता है, यानी कि ध्वनि की प्रबलता जो होती है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? इसमें देख लीजिए सबसे अधिक एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन इसमें है, इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरूद में सबसे ज़्यादा जो है कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसका जो रासायनिक नाम है वो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक ये नाम होता है। तो इसमें दिया भी है, इसका मतलब अमरूद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो ऑप्शन जो दिया गया है उसके अनुसार। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है, पानी में अघुलनशील है? दूध, चीनी, नमक या फिर चॉक पाउडर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि चॉक पाउडर जो है वो पानी में अघुलनशील हैं। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो पानी में घुलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जन्म की शक्ति होती है? वृक्क, यकृत, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क?
तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि यकृत में पुनर्जनन की शक्ति होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक बोन यानी कि हड्डी तोड़ बीमारी के वाहक का नाम क्या है। एक बीमारी होती है मनुष्यों में जिसे ब्रेक बोन कहते हैं। तो एडी मच्छर के काटने से जो डेंगू होता है, और इसके चलते क्या होता है कि ये बीमारी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, मेलानिन। और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी जो प्रश्न है ये देख लीजिए, उस समय के पोषण का नाम बताएं, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण और विघटनशील पदार्थों के से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि मृतजीवी जो पोषण होते हैं, यानी कि मृतजीवी पोषण में जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से इसका बी सही है। और इसमें ये 80 प्रश्न थे जो जीके जीए से संबंधित थे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको सभी मतलब जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं तो उस सभी प्रश्नों को के आंसर को उसमें टिक आउट कर दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा हो और आसानी से आप समझ जाएं।